आज हम बात करेंगे पास्ट ट्रॉमा के हवाले से, यानी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ हादसात एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जिसका एक गहरा असर आपकी लाइफ पे पड़ता है और यकीनन इसके बाद आपके लिए चीज़ों को ट्रस्ट करना या पहले के अंदाज में देखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप बहुत अरसे इसी फीलिंग में रहें, अगर आप और इन लोगों का कोपिंग मैकेनिज़्म अलग अलग होता है। कुछ लोग अपने आप को मज़ीद एडवेंचर्स या मुश्किलात में डालते हैं, वो कहते हैं जो अब जो होगा देखा जाएगा बिकॉज द वर्स्ट हैज़ हैपेंड टू मी। और दूसरी तरफ हमने जैसे वो कहावत सुनी है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, यानी आपको किसी पे भी एतबार नहीं होता। कभी कभार इसका खमियाजा यानी आपके पास की ग्रीवियंस का खमियाजा कुछ मासूम बेगुनाह लोग आपके इर्द गिर्द भुगत रहे होते हैं, क्योंकि उनको तो नहीं पता कि आपके साथ पास में क्या हुआ है या किसने आपको धोखा दिया है। लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं आपके अंदाज में, आपकी पर्सनैलिटी में इतना बड़ा शिफ्ट आया है कि अब आप किसी पे भी एतबार ना कर सकें। तो आइए ज़रा इसको एक्सप्लोर करते हैं कि जो ज़िंदगी में पास्ट होता है उसको कैसे पीछे छोड़ा जाए, उससे सीख हासिल करने के बाद दोबारा अपने आप को दिलासा कैसे दें, सूद कैसे करें, हील कैसे करें बिफोर मूविंग ऑन इनटू लाइफ। हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है। आज हमारे साथ किरण फातिमा मौजूद हैं। थैंक यू किरण, आप एक माहिर नफ्सियात हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस। इसके अलावा इरफान जुमानी हमारे साथ हैं जो कि डिजिटल मार्केटर और कंटेंट क्रिएटर हैं। थैंक यू इरफान, आपकी भी मौजूदगी का। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट हमारे साथ मौजूद हैं अमरीन अलावल, जो कि एक NLP मास्टर कोच है। जो आप अपने पास्ट के बारे में अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो बड़े अहम होते हैं और वो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि क्या आप उससे मूव ऑन कर रहे हैं या आप उसको पकड़ के बैठे हैं। कई लोग जब अपने सदमे की या एक्सपीरियंस की बात कर रहे होते हैं वो बहुत पुरानी पुरानी बातों को भी आपको ऐसे बता रहे होते हैं जैसे कल की बात हो। सो दैट इज़ वेयर सम ऑफ द प्रॉब्लम लाइज। किरण, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रॉमा कितनी मुख्तलिफ़ इक़साम का होता है और उसको ब्रॉडली हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? ट्रॉमा का जो स्पेक्ट्रम होता है वो बेहद वाइड है। यहाँ पे वो ट्रॉमा भी आता है जो कि लोग एक्सपीरियंस करते हैं जब वो नेचुरल डिज़ास्टर्स के थ्रू जाते हैं। यहाँ पे चाइल्ड मोलेस्टेशन भी आती है, सेक्सुअल अब्यूज़ भी आता है, यहाँ पे बुलिंग आती है, निगलेक्ट आता है, अबैंडनमेंट आती है। यहाँ पे वो ट्रॉमा भी आता है जो कि लोग डोमेस्टिक वायलेंस को विटनेस करके एक्सपीरियंस करते हैं। इसको हम सेकेंडरी या वाइकेरियस ट्रॉमा करते हैं, जो कि इनडायरेक्ट ट्रॉमा हमारी बॉडीज़ जो है विटनेस करती हैं। बिल्कुल, यानी बिल्कुल जैसे इमिग्रेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, कोई भी ऐसा वाक़या और हादसा जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। किरण, मुझे ये बताइए कि जो यंग एज होती है ना, 10 साल से कम उम्र बच्चे, कई दफ़ा लोग ये समझते हैं कि यार इनकी तो याददाश्त में ये बात नहीं रहेगी, ये लोग भूल जाएंगे। ये बच्चे ट्रॉमा को कैसे प्रोसेस करते हैं, यानी कम उम्र में हम ट्रॉमा को कैसे प्रोसेस करते हैं? अच्छा, क्योंकि 10 ईयर्स से यंगर जो होते हैं और 5 ईयर्स से यंगर, ये इनके फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं। तो ट्रॉमा भले एक ओल्डर इंसान को हो या एक यंगर इंडिविजुअल को हो, ट्रॉमा के कुछ ट्रेसेस होते हैं। वो ट्रेसेस हमारी माइंड पे इम्प्रिंट कर जाते हैं, हमारी बॉडी पे, हमारी न्यूरोलॉजी पे, बायोलॉजी पे, ओवरऑल इम्यून सिस्टम पे। इट इवन अफेक्ट्स आवर कैपेसिटी टू एक्सपीरियंस जॉय एंड इंटीमेसी। अब होता यह है कि जब एक इंडिविजुअल ट्रॉमा एक्सपीरियंस कर लेता है तो रियल चैलेंज तब आता है जब ये ट्रॉमा गुजर जाता है, जब वो पास कर जाता है। तो लोगों की बॉडी जो है जब वो एक और ऐसी सिचुएशन में आती है दैट इज़ सिमिलर टू देयर ओरिजिनल ट्रॉमा, या जो एक उसी सिचुएशन में वो अपने आप को महसूस करते हैं कि वापस वो उस डेंजर में आ गए हैं, या एट द स्लाइटेस्ट हिंट ऑफ एनी डेंजर इन द एनवायरनमेंट, उनकी बॉडी नेगेटिवली रिएक्ट करना शुरू कर जाती है। अब यहाँ पे वो हाइपर विजिलेंट हो जाते हैं या फिर वो अवॉइडेंट बिहेवियर्स में चले जाते हैं। उनकी बॉडी बेसिकली सर्वाइवल मोड में जाने लगती है, या फिर वो स्ट्रेस हार्मोन्स जो है जैसे कॉर्टिसोल होता है वो रिलीज़ करना शुरू कर देती है। अब बॉडी जब सर्वाइवल मोड में जाती है तो सारा फोकस बॉडी का ये होता है कि वो अनसीन जो डेंजर्स हैं, जो कि एक्चुअली इन्वायरमेंट में प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो इंडिविजुअल के सिर्फ माइंड में होते हैं, उसको फाइट करे। जब सारा फोकस वहाँ पे डायरेक्टेड होता है तो वो इंडिविजुअल जो है वो इनकेपेबल हो जाता है टू रिसीव लव, नर्चर और टू प्रोवाइड बिकम इंडिपेंडेंट या टू लिसन टू एवरीवन एल्सेस नीड। तो वो नर्चर रिसीव नहीं कर पाता है। खतरे को, एक डेंजर को मिटिगेट कर रहे होते हैं। आपको हमेशा ये लग रहा होता है कि आपकी बॉडी उसी तरह के ट्रॉमा से ना गुजरे, आपका जो सबकॉन्शियस है, आपका जो ईगो है। अच्छा, ये अगेन क्योंकि यहाँ पे एक बहुत वाइड स्पेक्ट्रम की बात की जा रही है, मैं इसको नैरो डाउन भी करूँगी वरना हमारे लिए एक कॉन्वर्जेसन को फाल तरीके से आगे बढ़ाना शायद मुमकिन नहीं होगा। तो ये बात बड़ी अहम है कि ये जनरल स्टेटमेंट हर तरह के ट्रॉमा पर अप्लाई करती है, जिसमें हादसा हो सकता है, कोई फिज़िकल एक्सीडेंट हो सकता है, कोई
इमोशनल आपके ऊपर अब्यूज़ हो सकती है, फ़िज़िकल अब्यूज़ हो सकती है, सेक्शुअल अब्यूज़ हो सकती है। बट नाउ लेट्स ट्राई टू नैरो इट डाउन, क्योंकि हमारे पास वक्त कम होगा। लेट्स टॉक अबाउट रिलेशनशिप ट्रॉमा। यानी कई दफ़ा जो हमारे बहुत करीबी लोग हैं और इस तरह का ट्रॉमा जिसका कोई फ़िज़िकल आपके ऊपर निशान नहीं है, या हो सकता है थोड़ा बहुत आपके पास फ़िज़िकल अब्यूज़ का भी एलिमेंट हो और इमोशनल अब्यूज़ का भी एलिमेंट हो, इसकी वजह से हमारी पर्सनालिटी कैसे शेप अप होती है। एंड आई वांट टू बिगिन विद द पेरेंटल रिलेशनशिप फर्स्ट। यानी इरफान, अगर यहाँ पे बात की जाए कि अगर आपके पेरेंट्स आप पे बचपन से ही बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं या प्रेशर डालते हैं, मिसाल के तौर पे अच्छे रिज़ल्ट्स लाने का, अच्छे तरह से बिहेव करने का, या आपको बहुत सख्त सज़ाएँ बचपन में दी जाती हैं, ये भी एक ट्रॉमा है। आप क्या समझते हैं कि इसका क्या असर एक बच्चे की पर्सनालिटी पे पड़ता है? देखिए, बीइंग अ पेरेंट माई सेल्फ, मेरा बेटा इज़ अराउंड 13 नाउ, ही इज़ एंटर्ड इनटू टीन। सो अब मैं उसकी पर्सनालिटी में देख रहा हूँ एक सडन शिफ्ट आया है, एक अपनी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है जहाँ पर वो अपने डिसीजंस खुद लेना चाह रहा है। एंड जब पेरेंट्स उसको जो है वो प्रेशराइज़ करते हैं कि आप सर्टेन चीज़ है उसको हमारे तरीके से करो, तो वो वहाँ पे एक रिबेलियस काइंड ऑफ एटीट्यूड वहाँ आना शुरू हो जाता है। सो देखिए, इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं जो मैं कर रहा होता हूँ। ये डांट डपट का एलिमेंट आपकी एक जगह पर होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ यू वांट टू शेप अप द पर्सनालिटी ऑफ योर किड और उसके फ्यूचर को अगर आपने सिक्योर करना है, सो उसको आपने एक रिगरस प्रोसेस से गुजारना होगा। एक प्रोसीजर है ना जिसके थ्रू वो गुजरेगा तो ही एक ज़बरदस्त इंसान बन के एक सक्सेसफुल मोड के अंदर जाएगा वो। सो उसके लिए डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत होती है, जिसमें डांटना, उसको समझाना, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन उसके साथ साथ मैं जो हूँ वो ज़्यादा कम्युनिकेशन पे फोकस करता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें कोई ऐसी चीज़ मेरे बेटे ने की है या मेरी बेटी ने की है जिसको जो है वो दैट इज़ नॉट रियली गुड और एक्सेप्टेबल नहीं है, सो अगर मैंने उसको उस वक्त डांट दिया है तो विद इन फ्यू आवर्स या नेक्स्ट डे या कुछ घंटों बाद मैं उसके साथ बैठता हूँ एंड देन आई स्टार्ट काउंसलिंग एंड स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद देम कि यार अगर वो डांट पड़ी थी उसकी अलाइनमेंट जी तो उसकी अलाइनमेंट जो है वो किस तरह से आपकी इंटरेस्टिंग दैट यू हैव मेंशन्ड इरफान। ये बात मैं लेके जाना चाहूँगी अमरीन की तरफ। अमरीन, मुझे बताएं कि हमारे अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंटल पाकिस्तानी कल्चर में देखें तो डांटना बच्चे को तो बहुत ही कॉमन है, यानी ऊंची आवाज़ में बात करना, बेशक बच्चा जिस भी उम्र का हो। फिर मार पीट भी पेरेंट्स अपना फ़र्ज़ समझते, कहते हैं ये तरबियत का हिस्सा है, हमारे यहाँ जनरेशन से ये चली आ रही है। और इसमें भी इकसाम है, यानी यकीनन कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से लहू लुहान कर देने वाली, हड्डी तोड़ने वाली मार भी आपको नज़र आएगी, जो कि यकीनन नहीं होनी चाहिए। और दूसरी तरफ पेरेंट्स ये समझते हैं कि एक आध दफ़ा थप्पड़ लगाना या बेशक हाथ को पकड़ना या आपको रिस्ट्रिक्ट करना ये ज़रूरी होता है। क्या कहती है मॉडर्न साइंस, इसका क्या असर पड़ता है? क्या ये ट्रॉमा है या ये तरबियत का हिस्सा है और बच्चों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता? Thank you for asking. Being a mother, I am also mother of 4 kids. और जो मैंने अभी उसको देखा है या जिन लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ, मैं लोगों को देखती हूँ, तो जो मेरे पास ज़्यादातर ऐसी ख़वातीन हैं या लोग आते हैं, वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स से बहुत मार खाई होती है। आप यकीन करें, वो अभी भी वो यही कहते हैं कि हम अपने बच्चों को इसलिए मारते हैं क्योंकि हमें मार पड़ी थी, क्योंकि हमें कहते हैं हमें वो याद आता है। लेकिन जो अब समझदार हैं, जो इस चीज़ पे काम करना चाहते हैं कि यार ये क्या हमने जनरेशन टू जनरेशन ट्रॉमा देते जाना है, क्योंकि ये ट्रॉमा ही है। आप चाहे उसको डांटें, मारें, आप उसको हर बच्चा अलग तरह परसीव करता है। कोई बहुत सेंसिटिव होते हैं, मेरे बच्चे उनमें कुछ मुख्तलिफ है, कोई बहुत सेंसिटिव है, कोई बिल्कुल परवाह ही नहीं है कि किसी ने कुछ कह दिया या कुछ। तो बच्चे सब मुख्तलिफ होते हैं, हर कोई उसको डिफरेंटली परसीव करता है। तो बीइंग ए पेरेंट्स, मेरा ख्याल है पेरेंट्स को भी, आप पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, ये जो हम सब हैं, हमारा दौर चल रहा है कि हमें इस चीज़ पे फोकस करना है कि हाउ वी हैव टू रिस्पॉन्ड। अगर हमारे बच्चे ने ऐसा कुछ कर दिया है जो जो हमने वैल्यूज सेट की हुई हैं उससे वो बाहर निकल गए हैं, तो हाउ वी हैव टू कम्युनिकेट, हाउ वी हैव टू रिस्पॉन्ड, वी डोंट हैव टू रिएक्ट। अगर आज हम रिएक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा बच्चा भी कल को ऐसे ही करेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने ऐसे किया था। उन्होंने वो घुरी पहले लगानी, हमें गुस्से से देखना, ओके, अगर हमने नहीं सुनना तो उन्होंने लगा दी, ठीक है। अगर उस वक्त वो चुप हो गए, मेहमान चले जाए, देन उसके बाद जो पिटाइयां लगती थी वो हम सबको पड़ी हुई है, जितने लोग हैं, हमारा जो एक बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली। इरफान जी
जी, बल्कि यहाँ बच्चे पे जो आजकल अमरीन अभी इरफान ने बात की थी, मुझे लग रहा है कि ये कहीं न कहीं ये एलिमेंट अभी चल भी रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं भी अगर अपने बच्चे को डाँट देता हूँ या उसकी थोड़ी-सी सख्ती उस पे करता हूँ, तो थोड़ी देर के बाद उससे बात ज़रूर करता हूँ। मेरे ख़्याल में कहीं न कहीं हम सब रिकॉल करते हैं कि हमारे साथ जो हुआ उसके बाद हमने कैसा महसूस किया, तो जब हमारा गुस्सा थोड़ा नीचे आता है तो हम भी बच्चे की तरफ दोबारा जाते हैं। लेकिन यकीनन उस वक़्त तक अ लॉट ऑफ डैमेज इज़ ऑलरेडी डन, और इस ट्रॉमा का कहीं न कहीं एक असर निकलता है। हर वो सिचुएशन जो एक इंसान को हेल्पलेस फील कराए, जहाँ उसको लगे कि मेरा कंट्रोल अपने ऊपर, मेरे इख्तियार मेरी बॉडी पे नहीं है, मेरे हालात पे नहीं है, ये आपको गुस्सा भी दिलाएगी, वो शख्स हेल्पलेस भी फील करेगा और उसके लिए एक तरह का ट्रॉमा कॉजिंग भी है। एक कॉलर हमारे साथ है, आइए उनसे बात करते हैं, फिर हम ब्रेक की तरफ चलेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र इकबाल साहब, अकरम कुरैशी अब्बास। जी अकरम साहब, क्या कहेंगे सदमे और ट्रॉमा के बारे में? इकबाल साहब, पहले तो मैं कराची उर्दू कॉलेज के हमारे प्रोफेसर जब क्लास में आते थे, जो बिल्कुल आज आपने मौजू लगा इसी पे वो शेर पढ़ते थे, पहले वो सुनाता हूँ। कहते थे, याद बाजी बड़ी तल्ख है यारा, छीन ले मुझसे मेरा हाफिजा। तो इकबाल साहब, इससे निजात के लिए चंद बातें हैं। वो ये है कि उस जगह को छोड़ दिया जाए, उस माहौल को छोड़ दिया जाए और वहां से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। और जिस बच्चे के साथ, जिस बच्ची के साथ ये हादसा पेश आ गया है, उसे किसी ऐसी एक्टिविटीज में डाला जाए ताकि वो मसरूफ रहे और अपने दिल से इस बात को निकाल सके और बार बार हमें उसे यादहानी भी न कराए। मेरे नजदीक इसका ये हाल है। तो उसकी वजह ये है कि देखें, ये इतना बड़ा हादसा है बच्चों के साथ, इसके अगर आप, मैं बता नहीं सकता, ये हर तालिब इल्म के साथ, हर स्कूल के साथ, हर जगह पे, देहात है, शहर है, हर जगह ये हर मोहल्ले में किया जा रहा है और अब तो बहुत बढ़ गया है, बहुत ज्यादा हो गया है। बिल्कुल सही अकरम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, एब्सोल्युटली बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपने कहा कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कॉर्पोरल पनिशमेंट आपकी बैन होने के बावजूद कई स्कूल कॉलेजेस में ये वतीरा है। पेरेंट्स के साथ साथ रिश्तेदारों का बच्चों के ऊपर हाथ उठाना बड़ा कॉमन है। वो बच्चे जो किसी के घर डोमेस्टिक हेल्प के तौर पे काम करते हैं, हाउस हेल्प के तौर पे काम करते हैं, उनके ऊपर ज़्यादती करना, हाथ उठाना बड़ा कॉमन है। अगर आप सिर्फ थोड़ा सा एक दर्दमंद दिल रखते हों, दानिश रखते हों, आप अपने इर्द गिर्द सिग्नल्स पे देखेंगे कि जो बच्चे भीख मांग रहे होते हैं, ये जो होमलेस बच्चे हैं, उनके साथ लोगों का रवैया क्या होता है। सो ऑल ऑफ दिस इज़ अ रियलिटी और ये ट्रॉमा कॉज करती है। इस ट्रॉमा का असर ये बनता है कि जाहरियत, शिद्दत पसंदी, वायलेंस आपके माशरे में बढ़ता है। ये तो रही बात बचपन की, और बचपन में यकीनन किसी भी बच्चे के भी हुकूक है, उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। और अभी तक की गुफ्तगू में हमने बचपन में होने वाले वाक़यात का जिक्र किया, लेकिन अब ज़रा बात करते हैं कि जवानी में या आपकी एडल्टहुड में जो आपके रिलेशनशिप्स होते हैं, क्लोज रिलेशनशिप्स, स्पेशली विद अ रोमांटिक पार्टनर या आपकी शादी या मंगनी, वो आपकी पर्सनालिटी को कैसे शेप करती है, और उसमें अगर आप अनफॉर्चुनेटली कोई ट्रॉमा फेस करें तो फिर उसका क्या रद्द अमल होता है। कई दफ़ा किरण, लोगों ने ये बात यहाँ पे की है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किस तरह इन चीज़ों को लेके चलते हैं। अगर अमरीन, सबसे पहले ये सवाल मैं आपके पास लेके आऊँ कि अगर किसी को रिलेशनशिप में आपकी बात नहीं बनी है या वो बहुत ही ज़्यादा इनकम्पैटिबल रिलेशनशिप था, वो ख़त्म हो गया, मंगनी ख़त्म हो गई या फिर तलाक हो गई, उसके बाद भी कई लोग मूव ऑन नहीं कर पा रहे होते, वो क्या चीज़ होती है जो इस ट्रॉमा को इतना स्ट्रांगली आपके अंदर एम्बेड कर देती है? तो जो ज़्यादातर चीज़ देखने में आई है उसमें ये है कि ट्रस्ट इश्यूज उनके बन जाते हैं, या वो एक उनके अंदर ना फियर्स आ जाते हैं कि अब आगे क्या होगा, आगे भी वैसा ही होगा या वैसी ही लड़की होगी, या क्योंकि मैं दोनों तरफ कहूँगी, ये माशरे में दोनों तरफ हो रहा है, लाइक के मेल्स के साथ भी फीमेल्स के साथ भी, दोनों को ही ट्रॉमा फेस करना पड़ता है बाज़ औक़ात। लेकिन क्योंकि ख़वातीन का ये होता है कि फैमिली प्रेशराइज करके उनके आगे शादी कर देती है, या उनका मतलब अगर एंगेजमेंट टूटी है तो शादी कर देगी, या पहली शादी टूटी है। मैंने ऐसे इवन डॉक्टर्स, MBBS डॉक्टर्स देखे हैं कि देखें, हम कहते हैं करियर ओरिएंटेड हो या लड़की बड़ी प्रोफेशनल हो, वो सब है, लेकिन वो आगे भी जाके उनके यही इश्यूज रहे, वो ट्रस्ट इश्यूज रहे, उन लोगों की नहीं बनी, वो सेकंड मैरिज भी ख़त्म हो जाती है। तो ये इससे पहले पेरेंट्स को भी ये चाहिए, बीइंग ए पेरेंट्स, हमें, हमारा फ़र्ज़ है कि अगर हम देखें कि हमारे बच्चों में ये कुछ ऐसा आ गया या ऐसे उनके साथ कोई वाक़या पेश आ गया, तो अब हमने पहले उनको हील करना है, देन उनको आगे हमने कहना है कि हाँ, अब आप कोई नए रिलेशनशिप पे जाओ या आगे कोई ताल्लुकात, शादी करनी है, या जो भी। यूजुअली ये बस पेरेंट्स अच्छा, को इसमें प्रेशराइज करते हैं।
बिल्कुल। अमरीन, इसमें अक्सर देखा गया है कि लोगों का जो रवैया है हीलिंग की तरफ वो बड़ा मुख्तलिफ होता है। किरण, हम कोई टाइमलाइन नहीं डेवलप कर सकते, लेकिन आप कई लोगों को देखें कि अगर उनका रिश्ता बहुत गहरा है या वो ख़ुद बहुत हसास हैं या उनका ट्रॉमा बहुत ज़्यादा है, अचानक कोई चीज़ हुई है, तो उनको सालों लग जाते हैं इससे निकलने के लिए। और अक्सर हमारी फैमिलीज़ और ये सोसाइटी किसी को हील करने के लिए इतना वक्त नहीं दे रही होती है, वो जल्दी में होते हैं। वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अगर आपकी शादी टूट गई है, मंगनी टूट गई है, 6 महीने गुजर गए, साल गुजर गया, अब मूव ऑन करो। तो आपको हीलिंग को कितना वक्त देना चाहिए और ये कितना वैरी करेगा पर्सन टू पर्सन? एब्सोल्युटली ज़रा यहाँ पे ये फैक्टर अकाउंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एक डिफरेंस आता है। सबसे पहले इंडिविजुअल्स हु हैव एक्सपीरियंस ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप्स, तो पहले तो उनके पास फीलिंग्स ऑफ होपलेसनेस आती है, हेल्पलेसनेस, इनएडिक्वेसी, वर्थलेसनेस, कि अब नहीं चल सकती है। यहाँ पे ये चीज़ अकाउंट करना इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या उन्हीं इंडिविजुअल्स के साथ बचपन में भी कोई ट्रॉमा हुआ था? हैव दे विटनेस्ड अ डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप ऑफ देयर पेरेंट्स? हैव दे बिन बुलीड इन देयर चाइल्डहुड? तो जब वो इम्प्रिंट उनके माइंड्स में, उनकी बॉडी में, उनके इम्यून सिस्टम में रह गया है और फिर जब वो दोबारा एक और डिफरेंट ट्रॉमा से गुजरते हैं तो फिर उनकी बॉडी अगेन नेगेटिवली रिएक्ट करती है। फिर उनके लिए इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज एंड कोप विद स्ट्रेस, मैनेज देयर इमोशंस। अब यहाँ पे एंगर, सैडनेस, एंग्जाइटी, गिल्ट, ये सब एक के बाद एक पॉप अप कर रहे होते हैं। लेकिन इंडिविजुअल्स हु हैड रिलेटिवली हेल्दी चाइल्डहुड्स, जिन्होंने ट्रॉमा एक्सपीरियंस नहीं किया है, दे हैव ग्रोन अप इन एन हेल्दी एनवायरनमेंट, उनके लिए रिलेटिवली ज़्यादा आसान होता है टू मूव ऑन। सही। अच्छा, एक बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है इरफान, कि चाहे मर्द हो या ख़ातून हो, ट्रॉमा से गुजरने के बाद आपकी पर्सनालिटी में चेंज आता है। कई दफ़ा आप देखें कि लोग पहले बहुत हंसमुख होते थे, लेकिन तलाक़ के बाद या मंगनी टूटने के बाद एक वही जैसे उन्होंने कहा कि शेम है, हेल्पलेसनेस है, होपलेसनेस है, तो आपको एकदम से फ़ील होता है कि जैसे आप काफ़ी नहीं हैं और आप बुझे बुझे से रहने लगते हैं। क्या ये वक्ती तौर पे होता है या कुछ इस तरह की जो पर्सनालिटी चेंजेस हैं वो परमानेंट हो जाती हैं, इंसान कभी फिर दोबारा पहले जैसा हो ही नहीं पाता? नहीं, देखिए, ये पर्सनैलिटी पे डिफ़र करता है एंड इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन कि ये जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो किस मोड के अंदर हैं। जो सबसे बड़ा फेज़ होता है ट्रॉमा, पोस्ट ट्रॉमा, वो होता है फ्रॉम डिनाइल टू एक्सेप्टेबिलिटी, कि यार आप एक्सेप्ट कर लें कि जो हुआ है, व्हाट हैज़ हैपेंड। सो वो मोस्ट ऑफ द पीपल दे लिव लॉन्गर इन द डिनाइल फेज़। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे होते हैं कि यार ये कुछ हो गया है इस तरह का, और उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होती है। सो वो फेज़ बहुत लंबा होता है। सो अनटिल एंड अनलेस यू गेट इनटू द एक्सेप्टेबिलिटी फेज़, तो उसके बाद उसके ऊपर, क्योंकि आपके पास सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है कि व्हाट हैज़ हैपेंड, सो अब उसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत होती है कि हम इससे अब निकलेंगे कैसे। सो टाइम वेरीज एंड ऐसा नहीं होता कि थ्रू आउट जो है, अगर आप डिनाइल फेज़ के अंदर परमानेंटली रहेंगे तो फिर ऑफ कोर्स थ्रू आउट योर लाइफ यू विल बी इन द सेम पर्सनैलिटी मोड जो इसके आपने जिक्र किया अभी। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि कई दफ़ा ये सिर्फ और सिर्फ ट्रॉमा की बात नहीं होती। कई चीज़ें हम कहते हैं ना, ज़िंदगी का कोई भी एक्सपीरियंस हम उसको मायने क्या देते हैं, हम उससे मीनिंग क्या अखज़ करते हैं। सो मिसाल के तौर पे किसी ने कहा कि जी मुझ पे चीट किया गया और आपको बेवफाई का गम है और इसकी वजह से ये एक ट्रॉमा कॉजिंग चीज़ है आपके साथ, लेकिन कहीं ना कहीं शायद आपने अपने आप को ये पैमाना बनाया है कि चले ये रिश्ता टूट भी गया, मैं किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने तो बहुत सच्ची मोहब्बत की थी। ये एक बड़ा एक एलिमेंट है जिसमें आप देखें कि आपको आगे बढ़ने से और मूव ऑन करने से रोकती है। किरण, ऐसे लोगों को आप क्या मशवरा देंगे? आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे इन लोगों को बताया जाए कि हर इंडिविजुअल हैज़ द राइट टू टेक एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चार्ज ऑफ देयर लाइव्स। सब अपनी डिसीजंस के लिए खुद जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं है। तो ये इंडिविजुअल्स जब रियलाइज़ करते हैं कि वो चार्ज ले सकते हैं, कि वो ही रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी लाइफ के डिसीजंस को मैनेज करने के लिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, वहाँ पे फिर उनके अंदर एक मोटिवेशन डेवलप होती है या एक सेंस ऑफ अवेयरनेस क्रिएट होती है कि ठीक है, वी कैन मूव ऑन और वी कैन ट्राई समथिंग डिफरेंट, या हम अपनी ज़िंदगी में कोई और स्ट्रैटेजी या कोई और अप्रोच लेके चल सकते हैं। बट जहाँ पे लोग हेल्पलेस फील करते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, सी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस ना, आपका थॉट पैटर्न डिस्टर्ब होने लगता है। फिर यहाँ पे ये फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी आती है कि हम काफ़ी नहीं थे, हमारे अंदर ही कुछ मसला था, और क्योंकि हमने सच्ची मोहब्बत की थी, हमने अपना 100% दिया और हमें रिटर्न नहीं मिला, तो इसका मतलब ये है कि वी आर एट लॉस और अब हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब यहाँ पे क्या कर रहा है वो इंडिविजुअल? वो अपने एनवायरनमेंट को ब्लेम कर रहा है। दे आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो वंस यू स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेकिंग डिसीजंस बिकम्स ईजियर।
और इसमें देखिए कि बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो टेल टेल साइंस होती है। जैसे किसी ने कहा कि हमारा टेलीविज़न, हमारी नॉवेल्स, कहानियाँ इस बात को बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं कि जी एक दफ़ा दिल टूटा लेकिन उस इंसान ने फिर कभी ज़िंदगी में शादी नहीं की, एंड हम इसको रोमांटिसाइज़ करते हैं। अमरीन, आपकी तरफ आना चाहूँगी, कई लोग 10 साल 20 साल पहले अगर उनकी मंगनी टूटी है या शादी ख़त्म हुई है, वो तभी भी अपने जो भी फॉर्मर पार्टनर है उसको माई एक्स कह के, यानी एक अपना राब्ता, एक अपना ताल्लुक़ अल्फाज में बयान करके कहते रहते हैं ना, मेरे एक्स शौहर ने ये किया, मेरे एक्स मंगेतर ने ये किया। तो क्या अपने आप से उनको हमेशा एक तरह से जोड़े रखना ये भी एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स है? जी बिल्कुल। जैसे अभी डिस्कशन हो रही थी, तो यूजली जो है कि विक्टिम माइंडेड हो जाता है इंसान, अपने आप को बस विक्टिम कंसिडर करता है, और वो उसमें फिर वो इतना ज़्यादा उनको रहने लग जाते हैं कि वो जैसे कि वो उनको हैबिट बन जाती है, हैबिचुअल हो जाते हैं वो चीज़ याद करना, फिर दुखी होना, फिर कि मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ ये जाती हुई, या वो अच्छा नहीं था, और फिर सबको जो पास बैठे हैं या जो भी के देखो उसने ऐसे किया, मतलब वो आप उनसे पूरी बात वो करेंगे, वो सारी बात उनको याद होती है, और वो विक्टिम माइंड सेट उनका बन जाता है। इस वजह से वो उस चीज़ से निकलना ही नहीं चाहते। और फिर क्या बिल्कुल कि सही। अब वाला जो उनका पार्टनर है उससे कंपैरिजन स्टार्ट कर देते, कहते उसमें वो बुरी बात तो थी, लेकिन यार ये बात तो उसमें अच्छी थी ना, ये देखें ये मेरा जो अब हस्बैंड है वो ये करता है, ठीक है। तो वो उस चीज से वो निकलना ही नहीं चाहते, वो समझते हैं कि हम ये सही अच्छा, कर ये रहे हैं, बड़ी लेकिन इंटरेस्टिंग बात आपने की है। ये हमारी मेमोरी काफ़ी सिलेक्टिव होती है, और जिस चीज़ पे आपने फोकस किया, और बिल्कुल सही बात है कि पहला तो आपका ग्रीफ या ट्रॉमा ये है कि किसी शख्स ने आपके साथ बुरा किया, लेकिन फिर आपका माइंड खुद ही आपको रिस्पाइट देने के लिए कभी कभार अच्छी बातें भी याद कराता है। और तब आपने कहा कि हो सकता है आपके प्रेजेंट डे लाइफ, आपके प्रेजेंट पार्टनर कहीं ना कहीं वही शख्स जिससे आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाई है, वही आपका कंपैरिजन का पैमाना बन जाता है। आपको उसकी कुछ चीज़ें जो अच्छी लगती थी या आप जो तब्दील करना चाहते हैं नतीजे को, वो बार बार आप दोहराते रहते हैं। अच्छा जी, अभी तक हमने मुख्तलिफ ट्रॉमास की बात की, हमने बताया कि कई लोगों के लिए मूव ऑन करना कितना मुश्किल होता है, कितना डीपली ये आपके इमोशनल आपकी वेलबींग में, आपकी इमोशनल बॉडी में इम्बेड हो जाता है ट्रॉमा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप अल्लाह से मदद मांगें और कंसिस्टेंट रहें तो आप किसी ट्रॉमा से, सदमे से बाहर नहीं निकल सकते। वक्त बहुत बड़ा मरहम है, इसके अलावा आपका सपोर्ट ग्रुप हो सकता है, लेकिन क्योंकि वक्त कम है, हम अपने तमाम पैनल से पूछना चाहेंगे कि बेहतरीन स्ट्रैटेजीज़ ट्रॉमा से, सदमे से, ग्रीफ से निकलने की क्या हो सकती हैं। इरफान, अगर मैं आपसे शुरुआत करूं कि आप लोगों को क्या मशवरा देंगे कि कोई भी अगर ज़िंदगी में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है आपके साथ, उससे अपने आप को दोबारा निकालें कैसे, बिल्ड कैसे करें, उसको अपनी मोटिवेशन कैसे बनाएं? देखिए सर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टाइम इज़ द बिगेस्ट फैक्टर। अभी आपने खुद ये कहा कि जो है वो जल्दी हील अप नहीं होता, इट टेक्स टाइम। एंड अगर ट्रॉमा बहुत ज़्यादा सिवियर है तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एंड ड्यू टाइम उसको देना ज़रूरी है, बिकॉज ओवरनाइट नहीं हो सकता ये। सेकेंड थिंग वही बात है कि जी डिनाइल से एक्सेप्टेंस की जो फ़ेज़ है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, वो उस डिफ़िकल्ट फ़ेज़ को ओवरकम बहुत करना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ आपने अभी कहा कि जी अल्लाह से मदद मांगें। जब भी आप ट्रॉमा से गुज़रे हैं तो वो रिज़ॉर्ट टू अल्लाह। मैं ये समझता हूँ कि इफ़ यू आर नॉट फाइंडिंग कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, ठीक है, सो आप एक काम ज़रूर ये करें कि यू जस्ट टॉक टू योर सेल्फ एंड स्टार्ट राइटिंग वट एवर इज़ गोइंग ऑन इनसाइड ऑफ यू। अंदर जो आपके होते हैं ना, वो कहते हैं ना कि जी अंदर से आप जो है वो फिलअप हो रहे होते हैं, एंड अगर आप उसको जो स्पिट आउट नहीं करेंगे तो वो अंदर ही जो है वो एक क्या कहते हैं उसको, डेवस्टेशन, जी गुबार बन जाता है, एंड अल्टीमेटली इट विल ब्लो अप, और वो फिर उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं दैट विल बी रियली टायरसम। सो ये है कि वो आप उसको जब, आई थिंक दिस इज़ एक्सेलेंट एडवाइस इरफान, कि अगर कोई आपके पास नहीं भी है तो अपने आप से बात करें, एक डायरी लिखें, जर्नल लिखें, ताकि एटलीस्ट वो जो अंदर आपके फ्री फॉल थॉट्स हैं वो किसी तरह बाहर निकल सकें, और आपको खुद यूल ट्राई टू स्टार्ट मेकिंग सेंस ऑफ इट। जब आप लिखना शुरू कर देते हैं उन चीज़ों को तो दे स्टार्ट मेकिंग सेंस एज वेल। अच्छा जी, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बात हो रही थी, अमरीन ये बात मैं आपके पास लाना चाहूँगी कि ट्रॉमा में रहना, विक्टिमहुड, क्योंकि लोग तसल्ली दे रहे होते हैं, लोग क्योंकि उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं वो आपकी शनाख्त बन जाती है, आपको अटेंशन मिल रही होती है कि भाई फ़लाने शख्स के साथ ये हादसा हुआ, इस लड़की के साथ बड़ा जुल्म हुआ, इस बंदे के साथ बड़ा जुल्म हुआ, तो हमें उसकी आदत भी बन जाती है। आपने खुद कहा कि दिस इज़ ऑल्सो समथिंग जो हमें खुद इसका ध्यान रखना है कि हम कहीं आदी ना बन जाएं अपने गम के, अपनी तकलीफ़ के। तो इस आदत को कैसे तोड़ा जा सकता है, इस एडिक्शन को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? जी
उसके लिए ये है कि माइंडसेट पे अपने काम करना ज़रूरी है कि जो विक्टिम माइंडेड जब इंसान को लगता है कि यार मैं सेल्फ सिंपैथी मेरे अंदर बहुत आ गई और मुझे सिंपैथी गेन करने का या हो गया है, तो जब जैसे अभी उन्होंने हाँ इरफान ने भी कहा कि जब हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आती है कि एक्सेप्टेंस होगी, ट्रॉमा हो गया, विक्टिम बना रहे लोग, हमें कह रहे हैं, तसल्लियाँ दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो हमने करना है ना वो टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन हैप्पीनेस, बिल्कुल ऑफ योर ओन लाइक कि मैंने अगर मैं खुद अपनी एब्सोल्युटली वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी तक मोस्ट नहीं। पावरफुल थिंग्स, मैं आपको बताऊं अमरीन, आपकी बात में इतना वजन है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग्स आई हैव हर्ड इज़ कि ठीक है जो कुछ हुआ, कोई भी एक हादसा या वाक़या या एक्सपीरियंस, मैं उसको सारी ज़िंदगी के लिए अपनी शनाख्त नहीं बनने देना चाहती। यानी आप देखें आज से 10-20 साल पहले अगर किसी लड़की की तलाक होती थी तो उसकी पहचान ही तलाक याफ्ता लड़की के तौर पे या तलाक याफ्ता खातून के तौर पे बन जाती थी। लेकिन यू आर मच मोर देन दैट। जो हादसा या जो वाक़या आपके साथ हुआ है, बेशक अगर खुदा न खास्ता आप एक एसिड अटैक विक्टिम हैं, आपके साथ ज़्यादती हुई है, आपको बुली किया गया है, आपको रेसिज्म का शिकार किया गया है, आपको हिजरत करनी पड़ी है, आप डिस्प्लेस हुए हैं, जो भी आपकी ज़िंदगी का वाक़या, आप इमेजिन कीजिए कि वो एक लेबल है और आपकी पर्सनालिटी, आपकी हैसियत और आपकी शनाख्त उस लेबल से कहीं ज़्यादा है। आखिर में किरण आपकी तरफ आना चाहूँगी, आप भी कुछ स्ट्रैटेजीज़ में हेल्प कीजिए कि किस तरह वक्त तो लेगा लेकिन हमें क्या कर सकते हैं हम इससे ज़्यादा जल्दी अपने आप को संभालने के लिए। अच्छा, सबसे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट दिस अवेयरनेस के थेरेपी काउंसलिंग बहुत मेजर इम्पैक्ट इंडिविजुअल्स की लाइफ में लाती हैं जो उनके साथ ट्रॉमा हो चुका होता है। अब क्योंकि हमने ये बात स्टैब्लिश कर ली है कि ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस आपकी न्यूरोबायोलॉजी को, आपके इमोशनल सिस्टम को, आपके बॉडी के अलार्म सिस्टम को, आपके माइंड को, इस सब पे ट्रेसेस छोड़ जाते हैं। तो अक्सर जिन लोगों के साथ ट्रॉमा होता है वो अपनी सेम मिस्टेक्स रिपीट करते रहते हैं, वो सेम थॉट पैटर्न्स के साथ चलते हैं, और जो उनके इन्वायरमेंट के लोग होते हैं वो समझते हैं कि ये इनकी मोरल फेलियर है या दे डोंट वांट टू इम्प्रूव देयर सेल्स, ये इनका लैक ऑफ विल पावर है। पर असल में ऐसा होता नहीं है, दे आर हेल्पलेस, क्योंकि उनकी माइंड की जो न्यूरोलॉजी होती है वो शिफ्ट हुई हुई होती है, ऑल्टर हो चुकी होती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक छोटी सी बात यहाँ पे पूछना चाहूँगी किरण, आपने थेरेपी की और काउंसलिंग की बात की। कई दफ़ा लोग कहते हैं जी हमारा भरा पूरा घर है, आपको बात करनी है आप मम्मा से बात कर लें, आप खाला से बात कर लें। ऐसी सिचुएशंस में थेरेपिस्ट और ये बाकी फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स, इनमें क्या फ़र्क होता है? थेरेपिस्ट के पास स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, इंटरवेंशंस होती हैं, वो सिस्टमेटिकली क्लाइंट को लेके साथ चल रहा होता है, वो एक के बाद एक प्रोसेस के ऊपर आता है, वो क्लाइंट के अंदर खुद अवेयरनेस जनरेट करता है कि ये इशू इसलिए है बिकॉज पास्ट में परहैप्स कुछ हुआ था, या फिर प्रेजेंट में कोई ऐसा फैक्टर है जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है कि इंडिविजुअल पर्टिकुलर वे में रिएक्ट कर रहा है। जो हमारे लव्ड वंस होते हैं, हमारे केयर टेकर्स होते हैं, उसमें हमारे पेरेंट्स आते हैं या फिर फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट सिस्टम होते हैं। लेकिन देयर पीपल इन आवर एनवायरनमेंट जो कि हमें हेल्प कर रहे होते हैं, दैट्स डिफरेंट फ्रॉम थेरेपी। वो हमारी सुन रहे होते हैं। इट इज़ स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट विद देम एंड टू हेल्प देम अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव गॉन थ्रू एंड हेल्प देम अंडरस्टैंड कि उनको भी टाइम चाहिए टू मूव ऑन। बिल्कुल सही। यानी एक सिर्फ अकेले इंसान का ट्रॉमा नहीं होता है, हो सकता है फैमिली आपकी कई चीज़ों को रीइटरेट करे। अब एक इंसान ऑलरेडी तकलीफ़ में है, अगर उसको कहीं एक छोटा सा जुमला भी कह दिया कि हो सकता है गलती तो तुम्हारी भी थी, तो यही चीज़ उसको ट्रिगर कर सकती है। ऐसी चीज़ें थेरेपिस्ट के पास नहीं होती, काउंसलर के पास नहीं होती। वो न्यूट्रल तरीके से सुनता है या सुनती है, फिर उसके बाद जब आपको उस रियलिटी चेक की ज़रूरत भी है तो उसको बड़ा सिस्टमेटिकली उस इंटरवेंशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो वंस अगैन, अगर आप ऐसी किसी तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, आपके पास वसाइल हैं, आप कर सकते हैं, तो प्लीज़ रीच आउट टू अ थेरेपिस्ट। बल्कि फैमिलीज़ को, ऐसे लोगों को थेरेपिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ किरण मौजूद थी, हमारे साथ अमरीन और इरफान भी थे। आज बड़ी एक ज़बरदस्त गुफ्तगू रही ट्रॉमा के हवाले से। अगर आप में से कोई भी किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है, प्लीज़ रीच आउट टू अ काउंसलर। देयर इज़ अ लॉट ऑफ हेल्प अवेलेबल। आपको अकेले सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, आपको DIY करने की ज़रूरत नहीं है कि डू इट योरसेल्फ, जी मुझे अपने आप को ही ठोक बजा कर सही करना है। जहाँ आपको मदद मिल सकती है, इट्स लाइक रीचिंग आउट टू एनी अदर डॉक्टर। प्लीज़ डू इट। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला पीर के रोज़ आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।